नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। महिलाओं के प्रति संवेदना क्या है राजनीतिक दलों में, ये एक एक कर सामने आ रहा है। कल जब सरकार की तरफ से महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पहल हुई, एक बिल लाया गया, वो बिल जिसको लेकर इतने समय से बात ही की जा रही थी, राजनीति हो रही थी जिस पर, लेकिन अब एक एक कर, ये हमने कल ही बताया था कि जब डिस्कशन होगी, चर्चा होगी, तब सबके ऊपर से पर्दा हट जाएगा कि आखिर नारी को हक देने की बात, उसका समर्थन तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन शर्तें लगा लगा कर हर कोई कह रहा है कि हम इस बिल के साथ हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, पहले वो शर्त पूरी हो जाए। सोनिया गांधी, कांग्रेस की नेता और सांसद, जब आज खड़ी हुई और उन्होंने लोकसभा में पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय लेने की कोशिश की और ये कहा कि वो ही थी, राजीव गांधी थे, उनकी सरकार थी, जबकि इस बिल को लेकर, महिलाओं को सम्मान, उनका हक देने को लेकर बिल लाया गया। समर्थन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन साथ में शर्त भी लगा दी और सीधे तौर पर कहा कि हम साथ हैं, लेकिन पहले सरकार SC ST OBC को लेकर के बात करे और जनगणना, एक वो भी बात उन्होंने कर दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, मायावती ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया और ओवैसी जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अब इसमें आरक्षण की व्यवस्था हो। तो सरकार के जवाब एक एक कर सामने आए। स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया, संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, ना उसमें किसी धर्म की बात है संविधान में और ना ही ऐसा कुछ किया जा सकता है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में इस मुद्दे पर एक एक करके जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो शर्तें रखी जा रही हैं, उन सबका जवाब देंगे। तो उसका भी इंतजार है, लेकिन सबसे पहले आज के उन बयानों पर जरा नजर डालते हैं जिसको लेकर इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता था कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। मैं तो खुद वही कोटे से लड़के यहाँ तक आई हूँ, तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगी कि आज महिलाओं के विषय पे चर्चा हो रही है। अगर एडिशनल महिलाएं यहाँ पर आती हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? He said that ये तो ST SC OBC का अभी मांग करेंगे। क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट? दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय OBC कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया नया ख्याल अभी अभी आया है कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें OBC महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया।
चलिए, तो कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है, लेकिन ये सवाल भी तो अब आज उठा ही दिया है स्मृति ईरानी ने, केंद्रीय मंत्री ने, कि आखिर जिस वक्त की बात और जिस इतिहास को कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन दिनों में आखिर ये मांग, ये जातिगत जनगणना, SC ST OBC, ये क्लॉजेस, ये कहां पर थे? तब आखिर क्या मजबूरी थी इनको ना डालने की, और अब क्या मजबूरी है इनको ऐड करके उस पर राजनीति करने की? इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूं आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ कपिल मदान भी मौजूद हैं, जो कि पेशे से लॉयर हैं और साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ एक महिला एक्टिविस्ट भी जुड़ रही हैं स्टूडियो में, जो कि कंचन यादव जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ थोड़ी ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शायना NC जुड़ेंगी और खासकर हमारे साथ यश भारतीय जी भी जुड़ने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषण। लेकिन कपिल मदान जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। आखिर ये जो तमाम दलीलें हैं जिसका जिक्र स्मृति ईरानी ने किया, जब यूपीए की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बिल लाया गया था राज्यसभा में, तब ये क्लॉज था या नहीं था, और क्यों नहीं था, और अब क्यों होना चाहिए? देखिए रीमा जी, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि आप अगर हिस्टोरिकल डिबेट्स देखेंगी पुरानी, तो बीजेपी के कुछ नेता थे, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ जी, जो ये बिल लाया गया महिला आरक्षण का, तो उन्होंने इस बिल का विरोध किया और उन्होंने ये भी बात बोली कि पहले पार्टी के अंदर सहमति होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर इसमें 2 राय थी, वो कभी भी एकजुट पार्टी का स्टैंड नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर अभी भाजपा के पास बहुत ब्रूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनको कोई भी बिल को पारित करना है, हमने देखा है किस तरीके से जो किसान बिल्स थे कि और भी जब किसान बिल लाए गए और जब किसान बिल हटाए गए, तो किस तरीके से वो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास कर दिए गए। तो मेरा सिर्फ एक ये सवाल है, अगर मंशा महिलाओं को अधिकार देने की है, अगर मंशा महिलाओं को एम्पावर करने की है, और अगर मंशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, तो इमीडिएटली इसको बिल को क्यों नहीं पास कर रहे हैं? मैं तो क्लॉजेस की बात ही नहीं कर रहा कि उसमें OBC को क्या मिलना चाहिए, SC ST को क्या मिलना चाहिए, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मंशा सिर्फ आप राजनीतिक फायदा लेने की नहीं है और वाकई में ही महिलाओं को आगे बढ़ाने की मंशा है, तो इसको इमीडिएटली पास करा देना चाहिए था। ये क्या बात हुई? जो मेरी जानकारी है, मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, मेरी जानकारी है कि ये बिल पहले डिलिमिटेशन होगी, सेंसस होगा, उसके बाद कहीं 2026 के बाद इस बिल को ये लेके आएंगे। तो 2024 के चुनाव में हम इस बिल के साथ क्यों नहीं जा सकते? ओके, क्या रोक रही है सरकार को कि हम 2024 में इस बिल के साथ नहीं जा सकते? कपिल मदान जी, सोशल मीडिया के समय में एक्चुअली सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना जिससे कोई चीज छुपती नहीं है। पुराने कच्चे चिट्ठे वो निकल आते हैं एक करके बाहर, और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर सुबह से जैसे ही जब सोनिया गांधी जी का भाषण खत्म हुआ लोकसभा में, उनका वो पुराना इंटरव्यू, उसकी वो पुरानी क्लिपिंग वायरल हो गई। वो आपने देखी होगी शायद, मेरे ख्याल से आप इतने ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, अगर देखी हो आपने। उसमें वो सीधे तौर पर उस इंटरव्यू में उनसे यही सवाल पूछा गया जो आज उन्होंने खड़ा किया कि SC ST OBC की जो मांग की जा रही है, जब उस वक्त का इंटरव्यू है, ये क्यों नहीं बिल में डाला गया? तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को वो 33% में से महिलाओं को कोटा देने से कौन रोक रहा है? इन पार्टियों को अपने स्टेट में, अपने दलों में देना, उसको हम अलग से मेंशन करें, इसकी क्या जरूरत है? ये उनका जवाब था उस इंटरव्यू में। लेकिन आज सदन में खड़े होकर उन्होंने कुछ और ही कहा। तो ये परिवर्तन क्यों आ गया? मैं यही तो जानना चाह रही थी, आपने घुमा दी बात। नहीं, मैंने बात नहीं घुमाई, मैंने बात नहीं घुमाई, मैं तो सिर्फ ये बात बोल रहा हूं। और मैंने तो जबकि बोला कि मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अगर महिला आरक्षण आप लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा है और देश में सहमति है, तो आप इस मुद्दे में भी ना जाइए। मैं तो, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि आप SC ST और OBC की इस आरक्षण के अंदर आरक्षण होगा, मैं तो बोल रहा हूं आप उसमें भी नहीं जाइए। मैं तो बोल रहा हूं कि आप इसको जो इस फॉर्म के अंदर भी, जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट किया गया है बिल, मैं तो बोल रहा हूं आप इस फॉर्म को में इस बिल को पारित करिए और इस बिल 2024 का चुनाव 33% महिलाओं के आरक्षण के साथ लड़िए। क्या कौन रोक रहा है? क्या कारण है कि आप ये नहीं कर सकते? क्या कारण है कि
उसका प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर है। अर्जुन राम मेघवाल ने भी उसका जवाब दिया। मैं जरा अब अवनीजेश अवस्थी जी के पास जाना चाहूंगी। हमारे साथ शायना एनसी भी जुड़ गई हैं। पहले रुकिए, मैं उन्हीं से रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि आपने जो एलिगेशन लगाया, फिर मैं अवनीजेश जी के पास जाऊंगी। शायना जी, स्वागत है आपका शो में। जो बात यहाँ पर कपिल मदान जी कह रहे हैं, जो और भी पार्टियां कह रही हैं कि ये तो एक लंबा प्रोसीजर होगा और ये 29 से पहले तो मिलना नहीं है, तो फिर ये बात करके क्या ध्यान भटकाने की महिलाओं की कोशिश है, ये आरोप लगाया गया। इस पर जवाब आपका चाहूंगी। सबसे पहले तो रीमा जी मैं ये कहूंगी कि 1996 से हम इंतजार कर रहे हैं। कभी किसी ने पारित किया तो कभी किसी ने बिल को फाड़ा, कभी किसी ने अपना पक्ष रखा तो कभी किसी ने ओबीसीज और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के सही मायने में बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन एकमात्र मोदी जी हैं जिन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। जिस ढंग से उन्होंने इस महिला आरक्षण बिल को ना सिर्फ पारित किया है, लाया है, लेकिन इसमें सरकार की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ एब्रिगेशन ऑफ 370 हो, दूसरे तरफ ट्रिपल तलाक हो, तो वो मंशा है जहां महिला को सम्मान मिले। और मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ ना सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन देश के हर एक महिला को, क्योंकि ये मौका मिल रहा है। अभी रही निटिग्रिटीज, जैसे कि हम कहते हैं कि सिस्टम में लकूनाज है, बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह उठते हैं, लेकिन हाँ, जब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो इसको बहुत ही गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना है कि कैसे ये लागू किया जाए और कैसे हम देखें कि ये चुनौती ना बने, ताकि आप और हम जैसे महिला जो राजनीतिक रूप में समझ लीजिए आप आज तय करते हैं कि आपको एक भूमिका निभाना है, तो वो कब तक आप करेंगे? आप कर सकते हैं जब एक फुल प्रूफ मौका मिले उस महिला को जो राजनीति में आना चाहती है। और डिलिमिटेशन इस पूरी भूमिका में बहुत अहम मुद्दा है। तो मैं मानती हूँ कि मोदी जी ने जिस ढंग से महिलाओं को प्रेरित किया है, एक तरफ हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि वही बेटी संसद में नेतृत्व भी करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है और मुझे लगता है इसमें राजनीति न करते हुए, बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह न करते हुए हम धीरज रखें और देखें कि आते हुए दिन में कैसे ये रूपरेखा चलेगी, क्योंकि स्टेट्स की भी आवश्यकता है। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। जो बात यहाँ पर आज सोनिया गांधी ने कही और अखिलेश यादव, मायावती, तमाम लोग, चलिए मैं समझ सकती हूँ अखिलेश यादव की पार्टी का रुख पहले से वही था, आरजेडी का रुख पहले से वही था, मायावती भी पहले कुछ और बात करती थी, लेकिन अब खैर एक अलग तरीके की राजनीति जेडीयू। लेकिन ये सोनिया गांधी ने जो बात कही वो कुछ अटपटी लग रही है क्या कांग्रेस पार्टी? पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश, लेकिन साथ में लेकिन 4 बार उन्होंने ये भी कह दिया कि सशर्त। तो इसकी क्या वजह रही? रीमा जी, पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, इससे पहले मैं कपिल जी आपको जवाब दे देता हूं। कपिल मदान फ्रेम में नहीं है, उनको लाइए फ्रेम में। कपिल जी, जो आप कह रहे हैं ना, या जो सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि आप इसमें कोटा लेके आइए, इसमें ये लेके आइए और 2024 से शुरू कीजिए, आप दीजिए ना अपनी पार्टी में ना आए कानून। कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि कानून बन गया, शुरू होगा 2029 से, लेकिन हम अपनी पार्टी में टिकट देंगे 2024 के इलेक्शन से। आप कर दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप 33 की जगह 40% दीजिए, 50% दीजिए, इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना। जबरदस्ती की बात क्यों? पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, ये आज भी समाजवादी पार्टी के एक नेता का जो बयान आया है, जो ट्वीट किया है उन्होंने, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, बहुत ही अपमानजनक है। जिस तरीके से वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस शब्दों का इस्तेमाल कभी शायद शरद यादव ने किया था, उन्हीं शब्दों को वो फिर से दोहरा रहे हैं। बात रीमा जी, एक बात बड़ी साफ सी मान लीजिए कि ये जितने भी क्लॉज लगाना चाहते हैं वो इसलिए संभव नहीं। 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ कि 2026 से पहले डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, पुनर्गठन नहीं हो सकता संसदीय सीटों का। और फिर उसके बाद जब संसदीय सीटों का पुनर्गठन होगा, उसके पश्चात जो है ये कहां पर 33% रोटेशन से 15 साल तक किसके पास जाएगी, ये तय होगा। 75 सालों का हिसाब नहीं दे रहे, इनको 2 साल का हिसाब किताब चाहिए। हैरत की बात यह है कि 27 साल हो गए हैं। 96 में पहली बार आया था, अटल जी के समय में 3 बार ये बिल पेश हुआ, नहीं पास होने दिया। 2010 में पेश हुआ राज्यसभा में, उस समय आपने, कपिल जी, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, आपने ये क्यों नहीं कहा कि बीजेपी ने साथ दिया था उस सीट में?
आपको तो मालूम होगा ना कि बीजेपी ने साथ दिया था उस बिल में, समर्थन बीजेपी के समर्थन से पास हुआ था वो बिल। न सिर्फ ये इस सरकार की महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ा प्रमाण है, इससे पहले सिर्फ संसद में या विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं है। आप जितने घर बने हैं उनकी चाबी महिलाओं को मिली है। सेना में कमीशन शुरू हुआ है। आपको एमएसएमई जो लोन मिले हैं मुद्रा योजना में, वो 51% महिलाओं को मिले हैं। नहीं, ये एकमात्र कदम नहीं, ये पूरे समाज में उस आधी आबादी को महिलाओं के सशक्तिकरण की किस तरीके से समाज को आवश्यकता है, ये प्रतिबद्धता इस मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्टता दिखाई है। सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, हर जगह नारी का, महिला का सशक्तिकरण हो, ये उसका साक्षात प्रमाण है। जो लोग आज इफ एंड बट कर रहे हैं ना, वो वास्तव में इस बिल को आज भी किसी भी हालत में पारित होने नहीं देखना चाहते। लेकिन ये बात उनकी अब सफल नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के पास अपना बहुमत है। ये बिल पेश हुआ है, पारित भी होगा और महिलाओं को अपना हक बड़ी खुशी से मिलेगा भी। कंचन जी के पास मैं अब जरा जाना चाहूंगी। कंचन जी, ये एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं, कुछ वैसी सी बात नहीं लग रही है कि चेहरा जो सामने है वो कह रहा है हम महिलाओं के साथ हैं, आधी आबादी के साथ हैं, सम्मान के साथ हैं, उनके स्वाभिमान के साथ हैं, लेकिन चेहरे के पीछे का चेहरा जो है वो शर्तों पर शर्तें लगा रहा है। मतलब हजम नहीं हो रही ना ये बात। कुछ महिलाएं भी देख ही रही है कंचन जी, और आप भी महिला अधिकारों की बात करती रही है, आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो शर्तों पे शर्तें हैं, ये शर्त पे शर्त को मैं ठहराऊंगी सही कैसे हैं। सबसे पहले जब बिल आया पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए और विधानसभाओं के लिए 1996 में, देवगौड़ा जी की सरकार थी उस समय, उस बिल में कई सारे फ्लॉस थे जिसका विरोध किया गया। संसद में शरद जी, लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, पासवान जी, सब ने, रामविलास पासवान जी, सब ने इस बिल का विरोध किया। और बिल का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो महिला आरक्षण जो था उसके खिलाफ नहीं थे, वो बिल में जो प्रोविजन था उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जो बिल है उसके अंदर ओबीसी, एससी एसटी की महिलाओं के लिए जो कोटा था, जो उनका पहले से निर्धारित कोटा है 24.03%, उसी कोटा में कोटा दिया जा रहा था अलग से महिलाओं को। उनका मांग था कि ओबीसी के लिए भी एक क्लॉज जोड़ा जाए, क्योंकि हमने जो सरकारी संस्थानें हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ओबीसी आरक्षण जब आया था, हमने देखा था कि इस देश में कितने दंगे हुए थे, कितनी परेशानियां हुई थी, कितना संघर्ष करना पड़ा था। ये वो हालत नहीं चाहते थे कि बाद में ऐसा कुछ हो कि जब फिर से विमेन ओबीसी महिला के रिजर्वेशन की बात फ्यूचर में चलकर हो तो उसी तरीके का दंगे जो है वो चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे किसी भी तरह के जो ये अभिजात वर्ग के, जो वर्चस्ववादी वर्ग के लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे उसके खिलाफ। इसलिए बहुत शुरुआती समय पर 1996 में ही कोटा विद इन कोटा की मांग हो गई थी। चाहे 1997 में, 1919 में, इवन 1999 में, इवन 2010 में जब बिल आया तो आप देखेंगे कि उस क्लॉज में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। बिल जैसे था, बिल को वैसे आज भी पारित किया गया है। और ये बहुत शर्म की बात है। जैसे अभी किसी ने नाम लिया कि गीता मुखर्जी जी, उसके बाद जब संशोधन के लिए उस बिल को 30 मेंबर की कमेटी को, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को दी गई थी, जिसमें 20 मेंबर लोकसभा से थे और 10 मेंबर राज्यसभा से थे, 30 टोटल मेंबर थे। गीता मुखर्जी जी उसकी हेड थी, लेकिन बिल में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। तो हम कह रहे हैं कि इस बिल पे एक दोहरा, हम विमेन रिजर्वेशन, मैं खुद विमेन हूँ, विमेन रिजर्वेशन बिल इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेंडिंग बिल इन द पार्लियामेंट, और हम चाहेंगे विमेन्स की उसका वो बिल आए। लेकिन उस बिल में जो खेत में काम करने वाली मजदूर महिलाएं हैं, है ना, जो दलित महिलाएं हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, जिनका कहीं भी ना रिप्रेजेंटेशन है जी, उनको कौन रोक रहा है टिकट देने से? वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ और देश भी जानना चाहता है, उनको किसने रोका? आप किस पार्टी में ये क्लॉज नहीं हो सकता कि आप उनको 33% आरक्षण दें, उन्हीं महिलाओं को आप टिकट दें? अभी तक किसने मना किया इस बात के लिए? सुनिए, हाँ। हम आपको बता दें किसने मना किया, किसी ने नहीं मना किया है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी होगी, हमें मालूम है कौन किस कास्ट का सबसे ज्यादा टिकट किसको मिलेगा। अगर एक विधानसभा हुआ, एक विधानसभा में एक जो वो व्यक्ति, वो महिला उतर रही है जिसके पास जो पहले से वेल एजुकेटेड है,
जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास संपत्ति है, जिसके परिवार एक मिनट, रोकूंगी आपको कंचन जी, रोकूंगी आपको। द्रौपदी मुर्मू जी जिस परिवार से आई और उनका जीवन काल जो रहा वो बच्चा जान चुका है। अब कहां से उन्होंने शुरुआत की और कहां से बनकर वो राष्ट्रपति तक पहुंच गई, देश के इस सर्वोच्च पद तक। तो क्या वो किसी ऐसे अभिजात्य वर्ग से, अभिजात्य फैमिली से और ऐसे जगह से आई थी क्या कि राष्ट्रपति बन गई? आप कैसी बात कर रही हैं कंचन जी? आप एक कैसी बात कर रही हैं आप एक सीट, इसके अलावा एक सीट की बात नहीं हो रही, देश के सर्वोच्च पद की बात हो रही है। ये तो भटकाने वाली बात है ना। फिर अग्निजेश अवस्थी जी कुछ कह रहे हैं, वो तो जवाब दे रहे हैं, कल वही जवाब दे रहे हैं अग्निजेश। मैं एक छोटी सी कंचन जी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। कंपैरिजन कर रही हैं आप, ये क्या कंपैरिजन है मैडम? मुझे को नहीं बुलाया। अरे कंचन जी क्या कंपैरिजन है? नहीं, न्यू पार्लियामेंट राष्ट्रपति को कहाँ बैठना चाहिए था आने के बाद? कहाँ बैठना चाहिए था बताइए, चलिए बताइए। कंगना रनौत तो गेस्ट के साथ बैठी थी, क्या राष्ट्रपति को बिठाना चाहिए था गेस्ट के साथ? अभी हम रीमा जी कंचन जी एक मिनट, आप राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा और प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए बात करिए प्लीज। राष्ट्रपति के बारे में आप ऐसे बात नहीं कर सकती। पहली बात, नहीं आप हर एक के बीच में बोलेंगी क्या? मुझे बोल रहे हैं बीच में नहीं, कंचन जी बीच में नहीं। आपने सवाल किया, उसका जवाब आपने मुझे बीच में नहीं। मैंने नहीं टोका। अपनी अपनी बारी में बात करेंगे। एक मिनट रुकिए, म्यूट कीजिए इनको। अपनी अपनी बारी में कंचन जी इस शो में बात होती है, ऐसे कोई एक दूसरे के बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं करता। यहाँ पे कोई रनिंग कमेंट्री की हमने प्रावधान रखा नहीं हुआ है, ये वो शो नहीं है, ठीक है? आराम से बात। रीमा जी, ये तमाम पार्टियां जो इसमें क्लॉज एंड क्लॉज लगाने की बात कर रही हैं, वो सारे ऐसे क्लॉज हैं, वो चाहे तो वो संविधान और बिल में हो या ना हो। अखिलेश यादव जो हैं अपनी पार्टी के बाहर निकल करके किसी आम खेत खलियान वाली महिला को देना, उनके पार्टी के परिवार के 21 लोग थे, यादव समाज भी नहीं था। वो कोई वयस्क आदमी उस पार्टी का एक भी ऐसा नहीं था जो किसी पद पर ना हो, जिला पंचायत से लेके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तक था। वो ये पार्टियों की है, वो नहीं देना चाहते, वहां मांग करते हैं, यहां नहीं देना चाहते। वो बड़ी साफ सी बात है, जिसको देना है देना। वो ऐसे खेत खलियानों में कि उन जातियों को दो जो दलित हैं, वंचित हैं, जो इनके पास पैसा नहीं है, देना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी क्या है, अभी देख लीजिए ना कितने अरबपति हैं लोकसभा और राज्यसभा में, कौन कौन उद्योगपति जो है, अनिल अंबानी को टिकट दी थी, उस बेचारे की तो हालत बुरी हो गई, वो समाजवादी पार्टी ने दी थी। जया बच्चन की जगह, एक सिंह छोटी थी, जया बच्चन की जगह किसी देती ना खेत खलियान वाली को, अखिलेश यादव की, जो आज जो डिमांड कर रही है, किसने दिया? किसने मना किया था उनको? देती ना राज्यसभा की टिकट वो उसको। यश भारती जी, मैं आपको जरा बहस में लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो पॉइंट यहां पर उठ रहा है अखिलेश यादव जी की डिमांड पर, डिंपल यादव को अगर छोड़ दें, क्योंकि वो तो परिवार का मामला है, तो उनको आगे बढ़ाना और वो लाना, उस पर कई तरीके की हम बहस कर सकते हैं, लेकिन खुद अखिलेश यादव ने कमान संभालने के बाद पार्टी की, आखिर कितनी महिलाओं को अब तक इस तरह से खुद अपनी पार्टी में कोटा देकर के टिकट दिया है? तो ये बहस कहां से आ जाती है? या बहन जी की बात हो जाए या किसी और की बात हो जाए? यश भारती जी, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ रीमा जी। पहले मैं माफी चाहूंगा, एक कार्यक्रम से मैं लौट रहा था तो जाम में फंसने के कारण समय पर उपलब्ध नहीं हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं, हर बात पे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का नाम लिया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी कमजोर वर्ग से आती। एक उदाहरण है, लेकिन उसी एक उदाहरण को जब ये सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था और विपक्ष चाहता था कि उस उद्घाटन में वो शामिल रहे और प्रमुख रहे, तो यही सब सत्ताधारी दल के लोग थे जो कहते थे कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्हीं का महिला बिल के लिए बड़े बड़े उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड करना मुझे लगता है उचित नहीं है। एक जगह कहीं सेट हो जाए, जो लोग भी राष्ट्रपति महोदय का उदाहरण देना चाहते हैं। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी में एक कुनबा रहा, यादवों को भी हिस्सा नहीं दिया। उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी बात है, लेकिन मुझे याद आता है कि जब एक पिछड़ी जाति की जिससे अन्याय अत्याचार हुआ, जो मछुआरा समाज से, कमजोर समाज से आती थी, फूलन देवी, जब उनको लोकसभा में भेजा, चुनाव के माध्यम से वो गई और उनकी दिल्ली की पॉश एरिया में, सबसे सुरक्षित एरिया में हत्या हो जाती है। वो हत्यारा कहाँ है आज? वो हत्यारा मध्य प्रदेश में खुलेआम घूम रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों न्याय नहीं मिला फूलन देवी को? ये पॉइंट क्या है? कानून और पार्टी और कानून के तहत किसको क्या सजा मिलेगी, ये भी बीजेपी तैयार।
रीमा जी बात तो हो जाने इसका दीजिए महिला ना, सवाल- आरक्षण बिल से क्या लेना मेरा देना point था? मैं बता दूंगा ना, हाँ। आप क्रॉस कर देंगे मेरी बात फूलन को, तो देवी के बात आ रही है। हत्यारों का क्या हुआ, अरे नहीं सुन हुआ, उनको लीजिए क्या ना, सजा फूलन मिली, देवी- उसका महिला अरे, आरक्षण से क्या लेना देना? रीमा जी आप भी महिला है, महिला की बात को पूरा सुन लीजिए। उस हत्यारे को अगर आज भी घूमना पड़ रहा है और पॉश एरिया में रहती हैं और वो सांसद में पहुंची समाजवादी पार्टी में, तो जब किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है, जो सम्मान के साथ में, जो राजकीय सम्मान के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो नहीं किया। प्रशासन तैयार था, वो नहीं किया गया। कौन सम्मान देगा? वो नारी सम्मान था। एक सांसद को सम्मान देने का काम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की, कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय। तो ये जो बातें हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने ये किया, फलानी पार्टी ने किया, देखिए राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है, करने दीजिए, लेकिन जो गलतियां दोहराई जा रही हैं, जो समाज में पिछड़ापन है, चाहे वो पुरुष के साथ हो चाहे वो महिला के साथ हो, वो पिछड़ापन अगर आपको दूर करना है तो पिछड़ों को सबसे पहले अवसर देना पड़ेगा। शाहना एनसी जी जवाब देना, ठीक है, ओके यशपाल जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, महिला पुरुष के नाम पे जवाब करते रहेंगे, ठीक है, और कपड़ों में आपका पॉइंट आ गया, संभव नहीं है। आपका पॉइंट आ गया यश भारती जी, मैं जवाब ले लेती हूँ शाहना एनसी जी से। रीमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल एक पिछड़े हुए महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को देना चाहते हैं तो कौन रोक रहा है उनको? कौन बोल रहे हैं कि नहीं दीजिए? अभी भी आप दे सकते थे, क्या आपने दिया? नहीं दिया। हमने कर दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में। आज जब आप देखेंगे कि देश में इतने सारे योजनाएं हैं जहां महिलाओं को फायदा हुआ है, अब जनधन देखिए, मुद्रा देखिए, आप देखिए कि हर एक घर में जो शौचालय है, आज जो मौका मिला है साइंटिस्ट को, जो महिला है, ये सभी चीज है क्योंकि हमारा मूल विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ। जब मोदी जी ने इस चीज के बारे में बात की सदन में, तब इन लोग को सिर्फ इफ एंड बट के ऊपर ही फोकस करना है। कोई नहीं देख रहे हैं घर में कि वो क्या कर रहे हैं। उनके पास जब मौका था तो उनके सांसद, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जो आए सदन में और कहे कि बाबा साहब आई थिंक शाहना एनसी जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है, हम दोबारा से उनके पास जाएंगे। कपिल मदान आप जवाब देंगे? कपिल मदान। देखिए रीमा जी, हम शाहना जी को अभी सुन रहे थे, उन्होंने मुद्रा के बारे में बात करी, उन्होंने और योजनाओं की बात करी। तो देखिए, जो मुझे लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात है, पहली चीज ये स्कीम्स के बारे में बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं कि 400 रुपए का सिलेंडर पे इनकी जो बड़ी नेता है स्मृति ईरानी जी, वो सड़कों पे धरने देती थी, वो सिलेंडर लेके सड़कों पे प्रदर्शन और आंदोलन किया करती थी। अब 1000 रुपए का हुआ और उनपे कोई चुप्पी नहीं है। तो ये तो सिर्फ जो इन्होंने स्कीम्स के बारे में बात करी, मैं इनकी स्कीम्स की बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी चीज देखिए, आप ये देखिए कि महिलाओं का पार्लियामेंट में होना हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अभी देखिए कि एक बृजभूषण सिंह नाम के एमपी जो कि बीजेपी के हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो संसद में जाके बैठते हैं, और ये वही एमपी हैं जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, पॉक्सो जैसे मुकदमे लगे, और ये वही मंत्री हैं जिनके अगेंस्ट हमारे जो महिला एथलीट्स थी, जिन्होंने हमारे देश का नाम, शान और हमारा गौरव बढ़ाया पूरे देश का, जब वो हमारे लिए पदक लेके आई, उनको धरने पे बैठना पड़ा। आपको नहीं लगता हम ध्यान भटका रहे हैं मुद्दे से? मैं ध्यान नहीं भटका रहा हूँ, जवाब तो मैं दूंगा आपको। मुझे लग रहा है ध्यान भटक रहा है। आप जितना मर्जी भटका लीजिए, जवाब मैं दूंगा आपके एक सवाल का। कितनी बार, कितने दिन तक डिबेट हुई है, कितनी बार, कितने दिन तक डिबेट हुई है? आज भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं क्या? अगर आज जब भी महिलाओं की बात होती है, ये कहां से कहां मुद्दा पहुंच जाता है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। एक बार थोड़ा सा जरा मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए ना कपिल मदान जी, उसी पर रहते हैं। नहीं, मैं मेरे को अगर आप बात पूरी करने देंगी, मैं आपकी एंजाइटी को मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक्सपोज बीजेपी को कर रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए बिल लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, मैं उस सच्चाई के बारे में बात कर रहा था। और शायद ये बात शायद आपको बुरी लग गई, बट मैं मुझे बुरी लगी क्योंकि मैंने जो सवाल किया अभी तक आप उस पर आए ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस के रुख में परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं, उस पर अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन गैस सिलेंडर पर हम बात कर रहे हैं।
हम पहलवानों पर बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में रुख क्यों बदला जा रहा है कांग्रेस में, इस पर हम बात नहीं कर रहे कपिल मदान जी। मुझे बुरा लगा है ये सुनने में। के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कहाँ कर रहे हैं? उन एथलीट्स को महिलाएं नहीं, अपने देश की महिलाएं नहीं मानती हैं क्या? आपको नहीं लगता कि सोनिया गांधी भी तो महिला है? आपको नहीं लगता कि अगर 33% महिलाएं आज की डेट में भी अगर पार्लियामेंट में होती तो ब्रिजभूषण जी पार्लियामेंट में शायद आंख तो उसी के लिए तो बिल लाया गया है, नहीं पाते, उसी के लिए बिल लाया गया है सर। कपिल मदान क्या बोल रहे हैं? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ बहुत छोटा सा वक्तव्य है, बहुत छोटा सा व्यू पॉइंट है इस मुद्दे पे, इस बहस पे, कि आप इस बिल को बगैर इफ एंड बट के साथ इमीडिएटली आप लागू कीजिए। आप इस बिल को डेफर ना कीजिए। आप इसको एक चुनावी, हमने देखे कि किस तरीके से चुनावी जुमले बने। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट थी, ठीक है, 15 लाख रुपए आएंगे, बिल पे संशोधन होंगे। अभी तो जुमले आज जो संसद में सुनाई दिए कांग्रेस की तरफ से, वो मुझे जुमला जरूर लगा था, और उन्हीं की बाइट्स अब रिवाइंड कर करके लोग उन्हीं की बाइट्स पुरानी रिवाइंड कर करके सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों था और वैसा क्यों था। प्रोफेसर अवस्थी शायद कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। कपिल जी आप जवाब ले लीजिए। कपिल जी कपिल जी, कोई भी किसी नेता को चुनावी जुमला नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं सुन तो लीजिए। अच्छा कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी प्लीज सुन लीजिए। को जवाब दे रहा था। हाँ कपिल जी प्लीज सुन लीजिए। कपिल जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को संसद में, विधानसभाओं में एक ज्यादा 33% सीट देने के लिए प्रतिबद्ध है? किसने रोका है? राजस्थान में आपकी सरकार है, कितने विधायक हैं, कितनी महिलाएं विधायक हैं और कितने मंत्री हैं? छत्तीसगढ़ में किसने रोका आपको? आप तो 2010 में ले आए थे ना, और उससे भी पहले शायद राजीव गांधी ले आए थे, शायद नेहरू जी ने भी बात की होगी कभी, शायद मुझे लगता है। नहीं पहले पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर जब संविधान का डंडा पड़ेगा तब हम 33% लाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता नहीं है, कानून बनेगा, कानून का डंडा पड़ेगा तब कांग्रेस पार्टी लेके आएगी, अभी हम नहीं लेके आएंगे, आपका यही कहना है। इसके अलावा इसकी और सच्चाई नहीं हो सकती। एक बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, दो बातें और आपने उठाई हैं। अरे दो बातें और उठाई हैं आपने ना, अरे दो बातें और उठाई हैं आपने, अरे दो बातें और उठाई हैं। आप जिन महिला एथलीटों की बात कर रहे हैं ना, मैं उनके साथ हूं उनकी दिक्कत में, लेकिन आप तो तमाम अपराधियों, भंवरी देवी का नाम बताऊं क्या परशुराम मदेरणा के साथ? बताऊं क्या? या गायत्री प्रजापति, या किसका नाम बताऊं? मैं आपको बताता हूं, इस समय जितने सांसद है ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप जितने सांसद हैं उन पर कितने आरोप लगे, सिर्फ ब्रिजभूषण सिंह पे क्यों? नहीं, आपने बोल दिया ना, आपने जो सवाल किया मैं जवाब उसी का दे रहा हूं। आपने जो सवाल किया जवाब उसी का दे रहा हूं। जो सवाल जवाब है इसको ये जो सवाल किया मैं जवाब उसी का दे रहा हूं ना। इस समय एथलीट्स पर मेरा आज का मुद्दा नहीं, उस पर आपने जवाब दे दिया प्रोफेसर अवस्थी। कपिल मदान आई थिंक इस मुद्दे को हटाते हैं। 10 सेकंड और कह दो कि एक बात कपिल मदान जी और बता दीजिए, 2013-14 में सिलेंडर का दाम कितना था और साल में कितने मिलते थे? 9 मिलते थे, 12 के लिए वो फाड़ा गया था। नहीं 12 दीजिए जरा, एक बार तो बता दीजिए ना, दाम कितना था उस समय 2013-14 में? एक बार बता दीजिए। मेरे से पूछ रहे हैं सवाल? बिल्कुल जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं आपको डेटा दे देता हूं। हाँ दीजिए ना। हाँ 1000 रुपए कब था? 1000 और 1100 रुपए कब था? 1000 और 1100 रुपए कब था? इसी साल के अंदर था, 2023 के अंदर 1000 रुपए टच हुआ। 2013-14 में कितना था? 400 के आसपास था। अरे नहीं था ना, देखिए दोबारा जाके देखिए। अरे बाबा, अरे नहीं था भाई, अरे नहीं था, आप लेके आइए दोबारा। मैं आपको ईयर वाइज, मैं आपको ईयर वाइज लेके आइए, सामने लेके आइए, आप गूगल कर लीजिए अभी। चलो वो गूगल कर रहे हैं, तब तक शायना एनसी को मैं डिबेट में लेकर आना चाहूंगी, वो कुछ जवाब दे रही हैं। शायना जी, देखिए रीमा जी, मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है, हम जब बात करते हैं कोई भी नेत्री की, कोई भी नेता जो एक महिला है, रीमा जी मुझे लगता है अगर आप बारी बारी समय देंगी तो बेहतर रहेगा, और अगर यही 2-3 लोगों से सवाल जवाब करना है तो बाकी लोग तो फिर किसी काम की नहीं बचे। एक सेकंड यश भारती जी, एक तो आप ड्राइव कर रहे हैं ना, सिग्नल में लगातार प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप अपनी गाड़ी रोक करके कहीं पर ईपी लगाकर खड़े होते तो मैं आपसे बात करती। ये बहुत खराब लग रहा है, ऐसे बहुत खराब लग रहा है। देख रहा हूँ ना, आपने कंचन जी एक मिनट रोक कर गाड़ी खड़ी रही है। शायना जी को कंटिन्यू करती हूँ मैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन प्लीज गाड़ी रोक कर खड़ी हो। शायना जी रोक लिए गाड़ी मैंने। ओके थैंक यू। मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं को टोकनिज्म नहीं चाहिए। एक राष्ट्रपति, एक स्पीकर, एक मुख्यमंत्री, अभी आप इतिहास में देखें तो भारत में सिर्फ 17 महिला मुख्यमंत्री रही है। आज आप देखेंगे तो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका, सभी
जगह महिला का जो एक वजूद है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है। आज जो सिर्फ 15% लोकसभा में 82 मेंबर्स सबसे ज्यादा रहा है, बहुत अच्छा है मोदी जी के शासनकाल में, लेकिन हम चाहते हैं और वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब आप एक मौका दे, तब एक महिला अपनी क्षमता दिखा सकती है। आज जब संसद में हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को लेके चर्चा हो, हम चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके रूरल इंडिया में जो महिलाओं को जो समस्या हो वो उसके लिए इसका नेतृत्व के साथ साथ इसके ऊपर चर्चा हो, तो आप हर चीज में इफ एंड बट लाएंगे तो मुझे लगता है कि गलत है। मोदी जी ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स हैं, हाँ, लेकिन डिलिमिटेशन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज देश की आबादी जिस ढंग से बदली है, हम चाहते हैं फुल प्रूफ मेजर ताकि महिला शासन के साथ, नेतृत्व के साथ लेजिस्लेशन के ऊपर फोकस कर सके। और वो तब होगा जब आप चर्चा के साथ देखें कि 2024 से 2026 के बीच में जो सभी प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इन सभी मायने को देखना है, सभी एवेन्यूज को देखने हैं, और जो लोग सिर्फ चर्चा के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी ने जब आर्टिकल 370 या ट्रिपल तलाक के साथ महिलाओं को सम्मान दिया, मुसलमान महिलाओं को सम्मान दिया, आज तो पूरे देश के महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और एक तरफ हमें नेतृत्व के साथ साथ स्थिरता के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा, और आज वही महिला पार्लियामेंट में चर्चा करने जा रही है, तो प्लीज इसे खुशी मनाइए, एक सेलिब्रेशन मान लीजिए और सिर्फ चर्चा के अंदर एक राजनीतिक रूप मत लीजिए। ठीक है कंचन जी, रुकिए, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन यश भारती जी, आपसे और कंचन जी दोनों से मेरा एक सवाल है कि देश संविधान के मुताबिक चलता है और कानून भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। अब एक तरफ धर्म की बात आ रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये तो कहीं संविधान में लिखा नहीं है, इसका आज जिक्र सीधे सीधे डिबेट में दिखाई दे गया। तो क्या संविधान के हिसाब से चीजें अब चलेंगी या फिर की राजनीति के हिसाब से चलेंगी? यश भारती जी, जिसका जवाब अभी शायना जी ने भी दिया, मैं इस पर जवाब रीमा जी, बड़ी सीधी सी बात मैंने शुरुआत में करी थी, आपने मेरी बात को तो टोक दिया कि इस बात का महिला आरक्षण से क्या लेना, लेकिन गैस के सिलेंडरों का महिला के आरक्षण से लेना देना था, अन्य बातों से लेना देना था, जो मुद्रा स्कीम है उसका लेना देना था। तो मैंने तो सांसद का उदाहरण दिया जो पिछड़े समाज से आती है, उस पर जवाब आ गया यश भारती जी, उसका क्या जवाब आया? अवनीश जी ने उसका जवाब दिया ना अभी। उस पीड़िता को आज तक न्याय नहीं मिला, तिहाड़ जेल से भागा हुआ अपराधी, और संसद उसको अभी तक सम्मान नहीं दिला पाई। अगर अपराधी को सजा मिल जाती तो शायद सम्मान मिलता। लोकसभा से चुनी हुई सांसद को, महिला सांसद को जो पिछड़े समाज से आती थी, तो ये अन्य पिछड़े समाज की जो आपने एक बात कही कि संविधान से चलेगा, संविधान क्या मुख्य धारा में लाने का काम नहीं करेगा? क्या संविधान में जगह नहीं है? यश भारती जी, चलिए रुकिए, अब आपने ऐसा मुद्दा उठा दिया है, क्या जब से ये हुआ, फूलन देवी जी का निधन हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद कभी अखिलेश यादव की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की कभी सरकार नहीं थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आप जिस न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तब क्यों नहीं न्याय दिया गया? या सारे न्याय की गुहार जो है वो बीजेपी के सामने ही लगाई जाती है? अखिलेश यादव की सरकार में क्यों न्याय नहीं मिल पाया? फिर उन्हें कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, तब क्यों नहीं मिला न्याय? या ये बीजेपी को ही न्याय के लिए सब आंकना है? मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी आपसे, क्योंकि आप इसी बात को बार-बार उठा रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद बात है, और इस पे हंसना या रोना क्या चाहिए, मुझे तो प्रतिक्रिया बताइए। नहीं, सुन लीजिए, अब आप सुनिए। रीमा जी सवाल करती है, जवाब पूरा लीजिए, बीच में मत टोकिएगा। जैसे आप दूसरों को टोकती है, मेरा निवेदन है कि आप भी मत टोकिएगा। न्याय क्यों नहीं मिला, ये सवाल तो केंद्र की सरकारों से देंगे। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में जहां कत्ल हो जाता है, वह उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव न्याय दिलाएंगे? जब केंद्र की सरकार है, केंद्रीय मंत्री का काम आता है, वह अखिलेश यादव की सरकार दिलाएंगे, न्याय दिलवाएंगे? आपका सवाल सोचिए, आप क्या पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बात बताना चाहती हैं आप, या आप क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। यश भारती जी, यूपीए के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन था या नहीं था? यूपीए के साथ समर्थन था या नहीं था? सुन लीजिए ना, यूपीए के साथ समर्थन था या नहीं था सरकार में? मैं वही बात कह रहा हूँ, केंद्र की सरकार से सवाल पूछना गुनाह है। आज अगर में बात हो रही है, पिछड़ेपन को लेके बात हो रही है, राष्ट्रपति का नाम आ रहा है, तो फूलन देवी का नाम नहीं आना चाहिए? मैं क्या गलत कर रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम लेना जिसका सबसे पॉश एरिया में कत्ल हो जाता है?
बिल्कुल आना चाहिए, और नाम मायावती जी का भी आना चाहिए, सबका आना चाहिए नाम। और अखिलेश यादव जी की सरकार में नाम लेना चाहिए था तो सही था। दूसरा मेरा सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में वहां आरक्षण है, लेकिन अगर लोकसभा में चुन करके आरक्षण हो जाएगा, कोटे के अंदर कोटा हो जाएगा, तो वो पाप हो जाएगा। कैसी बातें चल रही हैं ये? यश भारती जी, आई थिंक आप देर से जुड़े शो में, आई थिंक आप देर से जुड़े शो में, शायना जी ने, अवनीजेश जी ने, सभी ने इसका जवाब दिया है कि आपकी पार्टी, मतलब जो भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बसपा, सबको किसने रोका है उन महिलाओं को टिकट देने से? किसने रोका है? कौन उनका हाथ पकड़ रहा है? वो तो सर्वे सरवाए अपनी पार्टी के ना, उसमें तो कोई सिस्टम भी ऐसा ही है। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? यश भारती जी जल्दी से, कंचन जी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से जवाब देना चाहूंगा इसका, अगर मेरी बहन इसमें बीच में ना बोले जो बोल रही है अभी। SC ST को अगर आरक्षित सीट से कितने अनारक्षित सीट से जगह मिल जाती है, मुझे आंकड़ा बता दीजिए कि आरक्षित सीट के अलावा कौन सी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितनी राजनीतिक पार्टी है जो SC ST के लिए सुरक्षित सीटें हैं, उसके अलावा कितनी सीटों से टिकट दे देते हैं? और नगर पंचायत में, नगर निगम में जहां महिलाओं को आरक्षण है, उसमें से अनारक्षित सीटों से कितने टिकट दे देते हैं? ठीक है, आंकड़ा निकाल दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब ले लेते हैं, आरक्षण नहीं होगा, जवाब ले लेते हैं। शायना जी जवाब देंगे, फिर कंचन जी मिलेगा। शायना जी, कंचन जी आप बोलने दीजिए। कंचन जी, उन्होंने क्योंकि सवाल बीजेपी से किया ना, एक बार उनसे रिएक्शन ले लो, फिर आपके पास आ रही हूँ। शायना जी, सरकारों से सवाल है। ओके ओके, हाँ, उनको बोलिए उनके घर के भीतर देखें, वो जो भी महिला को देना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, कहीं भी मुसलमान महिला हो, वो दे सकते हैं। अभी तक उन्होंने कट दिखाया नहीं है। सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी करना, इससे कोई सवाल का समाधान नहीं होता है। आज जब एक मौका मिल रहा है, जवाब नहीं हुआ कंचन जी, ये भागना हो गया। बीच में नहीं, 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 भारती जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, भारती जी, भारती जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, भारती जी, भारती जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, उनको बोलने दीजिए। अब जवाब सुन लीजिए ना, आपने 3 बार अनइंटरप्टेड तरीके से आपसे बात हुई, अब उनको बोलने दीजिए। शायना जी, रीमा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज 33% आरक्षण हमने महिलाओं को दिया ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में। हम कोई अन्य दल को नहीं पूछ रहे हैं। कितने उम्मीदवार को एक दल देना चाहते हैं, वो उनका निजी मामला है, वो किसको देना चाहते हैं, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वो उनका एक हक बनता है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है उनको। और आप सिर्फ टिप्पणी करना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि मोदी जी ने तो कर दिखाया है, ही इज वॉकिंग द टॉक। व्हाट आर यू डूइंग? क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले जब द्रौपदी मुर्मू बने राष्ट्रपति, तो कौन से दल ने उनको समर्थन दिया? आपको बताएं। वहां तो आपका मुंह तोड़ जवाब जो आपको मिलना चाहिए आपको मिला है। ठीक है कंचन जी। हाँ, मैं इसमें 2-3 बातें बोलना चाहूंगी, उम्मीद है कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगी। पहली बात, जब कह रही हैं कि ओबीसी के लिए संवैधानिक नहीं है, तो मैं ये भी बताएं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक आधार पर भी संविधान पे नहीं लिखा था, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर संविधान में लिखा था, लेकिन ईडब्ल्यूएस वहां पर लाया गया। तो सबसे पहली बात, अगर ओबीसी रिजर्वेशन को, महिला आरक्षण, कोटा विद इन कोटा को ये लोग गैर संवैधानिक कहते हैं, तो ये अपने आप में पहले सवाल करें कि ईडब्ल्यूएस ही फिर गैर संवैधानिक है। और दूसरा, जो मैं बिल में फ्लॉज की बात कर रही थी, तो उसमें जो लोकसभा के लिए है, तो राज्यसभा के लिए क्यों नहीं है? ये बिल लोकसभा राज्यसभा से होते हुए प्रेसिडेंट के पास जब जाता है, साइन होता है, तब पास होता है। राज्यसभा एक पार्ट है पार्लियामेंट का, उसको आप कैसे इग्नोर कर दिए? इस देश के 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और जितने भी आप ले लें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इसमें वहां पर क्यों विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आया है? उस क्लॉज में क्यों नहीं ऐड किया गया? इसको भी यहाँ पर देखने की जरूरत है। और जो ये कह रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा नहीं होना चाहिए, तो मैं पूछना चाह रही हूँ, कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं होना चाहिए? और जब फूलन देवी की बात यहाँ पर हो रही है, ये ना भूले कि उन्हीं फूलन देवी को, जिनको पूरा ये सवर्ण समाज, अभिजाति वर्ग डकैत कहता था, जो अपने वजूद के लिए लड़ रही थी, वही समाजवादी पार्टी की सरकार, वही मुलायम सिंह यादव उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाए थे, जिनकी वहां पर हत्या हुई। ठीक है, तो हम चाहते हैं, हम कोटा विद इन कोटा के साथ हम महिला आरक्षण बिल चाहते हैं, हम महिला आरक्षण के बिल के विरोध में नहीं है।
ठीक है, वही तो बात मैंने कहा था, चेहरे पर चेहरा, वही तो मैंने कहा। नहीं, ये चेहरे पे चेहरा नहीं है। अगर आप इस तरह से कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि आप क्यों बीजेपी का पक्ष ले रही हैं। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन मैं जिस तरह से यहाँ पर कोई चेहरा 1990 बीजेपी का पक्ष, चलिए ठीक है, अगर एक तो सुनिए ना, कंचन जी, हो गया रुका था 27 साल से बिल। और एक और बात, जो बात यहाँ परिसीमन की हो रही है, वो ये सिर्फ एक जुमला है। आपको बता दें, जब परिसीमन होगा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है, और हर कोई जानता है, ये डेटा है, आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश और बिहार कुछ राज्यों का जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ा है। और जब परिसीमन होगा तो वहां पर जब लोकसभा सीटें या विधानसभा सीटें, जो भी सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट हैं और खासकर जो साउथ के कुछ स्टेट हैं जहां पर जनसंख्या बढ़ी नहीं है बल्कि स्टेबल रही है या घटी है, वो स्टेट इसका विरोध करेंगे कि आखिर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उसी राज्य से जब आएंगी तो मतलब सरकार जो बनाएगा वही उसी के राज्यों से लोग बनाएंगे। तो ये विरोध बाद में चलकर राज्यों और राज्यों के बीच में कराना चाहते हैं, परिसीमन कभी नहीं लागू होगा। और इसलिए ओबीसी कोटा विद इन कोटा के साथ ये महिला आरक्षण बिल, हम तो कहते हैं मोदी जी का ये जुमला है। महिला आरक्षण बिल वो लागू कराना ही नहीं चाहते, इसलिए परिसीमन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। परिसीमन पिछले कई वर्षों से रुका रहेगा। मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन करवाया अपने दर्शकों को, मैंने सीधे तौर पर आपको बताया कि विमेन एक्टिविस्ट हैं आप। मैंने तो ये नहीं कहा कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या आप आरजेडी की समर्थक हैं या आप युवा छात्र आरजेडी नेता हैं या आप जेएनयू से क्योंकि पढ़ती हैं और जेएनयू से आई हैं तो आप एक उस तरीके की एक्टिविस्ट हैं। मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। तो इस तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं, एक मिनट यश भारती जी, ये जो आपने आरोप लगाया ना कि बीजेपी का पक्ष मत लीजिए, इससे मुझे आपत्ति हुई थोड़ी जी, क्योंकि मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप किसकी समर्थक है। मैंने आपको महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली एक्टिविस्ट के तौर पर देखा और उसी हिसाब से इस शो में जगह दी। लेकिन ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, क्योंकि सोनिया गांधी के अगर पुराने बयान कुछ और कहते हैं और आज के बयान से वो पलट गई हैं, तो ये बीजेपी का पक्ष रखना है, इस पर सवाल पूछना, ये तो आप लोगों ने धंधा ही बना लिया सबने मिलकर के। मीडिया को गरियाना, मीडिया को गरियाना, बीजेपी 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 हद हो चुकी है। अब नीतीश अवस्थी जी, एक मिनट, अब अवस्थी जी जवाब देंगे। नहीं, मुझे बात बड़ी साफ है कंचन जी, अब सुन लीजिए। अब आप दूसरे पर जब उंगली उठाती है एक, तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है, क्योंकि आप अगर एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं तो आप अपने राजनीतिक दल की बात करिए। आप ये मत कहिए कि वुमेन एक्टिविस्ट हूं और मैं रिसर्च कर रही हूं और मैंने डाटा इकट्ठा किया है। आप कहिए मैं आरजेडी का पक्ष रख रही हूं। मैं डाटा तो मैं आपसे ज्यादा रख दूंगा ना, मैं रख दूंगा ना। बस चंद्रशेखर दुबे की बात बताऊं, आरजेडी के बारे में बताऊं, फिर मैं आरजेडी के बारे में बताऊं ना। फिर कन्विक्टेड आदमी, आप यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं, कन्विक्टेड आदमी है आपके अध्यक्ष। मैं दबी कुछ पिछड़ी महिलाओं, अरे मैं कह रहा हूँ कन्विक्टेड आदमी है। नहीं, मैं पिछड़े हाँ, बात सुनिए, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ, दबे पिछड़े कुचड़े की मैं बताता हूँ। इस देश में गमले में गोभी उगा करके लोग अरबपति बनते हैं, दबे पिछड़े, और गाय का दूध बेच करके अरबपति बनते हैं इस देश में। आप गांव में विजिट किए हैं? अरे आप समझ रही हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं। जब इसके बारे इसीलिए मैं कह रहा हूं ये विश्वकर्मा जो आया है ना, ये आप लोगों पे चोट पहुंचाने के लिए, जो कुछ एक परिवार इस राजनीति में विधानसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में बैठना चाहते हैं ना, ये उनसे छीन करके इस देश के उस आम आदमी तक पहुंचेगा, उस आम आदमी तक पहुंचेगा जिसकी कई पीढ़ी अब तक पंक्चर लगाती रही। ऐसा है इस देश की राजनीति की विडंबना। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बोल रही थी ना, आप बोल रही थी जब मैं पीछे। इस देश की राजनीति की विडंबना यह है कि कई पीढ़ियों से कुछ परिवारों के लोग पंक्चर लगा रहे हैं और कुछ परिवारों के कुछ लोग कई पीढ़ियों से राज्यसभा विधानसभा में बैठ करके अरबपति बने। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस चला था तमाम लोगों पर। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से वो पार्टी है जो दबे पिछड़े वंचितों की बात करती है, उसकी आमदनी में कितनी बढ़ावट हुई। इसका डाटा लाइए मेरे सामने कंचन जी, इसका डेटा बताओ कि जो जिसके पास पहली बार चुनाव लड़ने पे कुछ रुपए थे और आज चौथी बार चुनाव लड़ने पर इसके पास करोड़ों रुपए हो गए। ये बता दीजिए मुझे, वो डाटा लेके आइए जो मैं आपको दे सकता हूँ। और कर्नाटक इलेक्शन का डेटा आया है, वहाँ पर एक कंचन जी आप क्योंकि लगातार दबे पिछड़े और एक वर्ग की बात करें, मेरा सिर्फ एक सिंपल सवाल है, लालू यादव जी को जेल होती है तो वो अपनी कुर्सी राबड़ी देवी को ही देकर क्यों जाते हैं? क्या आरजेडी जैसी पार्टी में दबी पिछड़ी महिलाओं की कमी थी उस वक्त?
क्यों वो अपनी चेयर पर राबड़ी देवी को ही बिठा कर गए या XYZ किसी को भी? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, मतलब हम क्यों इस पर राजनीति बना रहे हैं इसको मुद्दा? सुनिए, क्यों नहीं बैठा के गए वो किसी और दबी पिछड़ी महिला को जो नीचे से ऊपर तक उठ करके गई थी पार्टी में? देवी एक पिछड़े समाज की न पढ़ी लिखी औरत का प्रतिनिधित्व, लेकिन परिवार से अलग थी ना, परिवार से अलग वाले औरों का नहीं होना चाहिए, दूसरे परिवारों का नहीं होना चाहिए विकास। परिवारवाद पे अभी उजागर करेंगे तो एक एक करके बाहर आएगा। आप परिवारवाद की बात करना यहाँ पर बंद करिए। जैसा परिवार की बात नहीं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। परिवारवाद की बात ही नहीं हो रही, महिलाओं की बात हो रही है। नहीं, महिलाओं की बात हो रही है, पिछड़ी महिलाओं की पोल यहाँ जो बात हो रही है, पोल खुल गई, परिवारवाद की जो बात हो रही है ना, पोल खुल गई। आप दबे पिछड़ों की बात कर रही है ना, और कोई दबा पिछड़ा नहीं था उस समय, कोई और दबा पिछड़ा आरजेडी में नहीं था क्या? राबड़ी देवी एक वंचित समाज, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है उस समाज की थी, लेकिन उस समय वंचित नहीं थी वो। उस समय भी वो उस समय मुख्यमंत्री की पत्नी थी वो किसी आम महिला को बना देते ना। कि मुन्नी देवी जो एक बर्तन धोने वाली, एक कपड़ा धोने वाली जो रजक समाज से आती है, उसी उनको भी एमएलसी बनाया इसी आरजेडी ने। ये भी आप मत बोलिए, मैं ये सब बात नहीं करने वाली थी। मैम आप मुझे वहां पर लेकर गई, मैं सिंपल सा एक मैम मैं भी आपको वहां नहीं लेकर गई, आप मुझे वहां लेकर गई। पार्टी की महिलाओं की मैं बात करने वाली थी, और जैसा सर ने उकसाया, और बहुत ऐसे आंकड़े जो अभी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि इस देश की पार्लियामेंट में, संसद में कितनी पिछड़े समाज की महिलाएं हैं। ओके कितनी SC/ST महिलाएं, वक्त की कमी है, ठीक है। एक एक करके एक रिएक्शन, पहले शाहना जी, फिर मैं आऊंगी यश भारती जी के पास, फिर अंत में कपिल मदान। यश पहले शाहना जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि महिला महिला है, अब महिलाओं में भी बंटवारा मत कीजिए। जो एक महिला सक्षम है, उनको मौका मिल रहा है, या फिर उनको अपने बैकग्राउंड के आधार पे या जोड़ आपकी राजनीति करते रहेंगे और आरक्षण की बात करेंगे, तो मुझे लगता है विल बी डूइंग अ डिससर्विस टू द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। 1996 से संघर्ष करते 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 कभी पारित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना राजनीति चलाया है महिलाओं के नाम पे। आज पहली बार 2024 में, 2023 में, 2026 में, या जब हम लड़े अंत में तब लड़ पाएंगे, क्योंकि हमें एक मौका मिलता है, और वो मौका एक महिला को मिल रही है। उनके जात पात धर्म के आधार पे नहीं। गए वो दिन जब लोग सिर्फ जात पात धर्म के आधार पे वोट कर रहे हैं। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस के साथ इक्वालिटी, जहां एक महिला को एक इक्वल चांस मिल रहा है, तो कृपया स्वागत कीजिए। और जो आप सिर्फ आपकी राजनीति करना चाहते हैं और हर एक महिला के पीछे जो उनकी कहानी है वो न समझते हुए सिर्फ उनके जात के ऊपर जाएंगे, तो मुझे लगता है ये डिससर्विस है 21वीं सदी में महिलाओं की। जल्दी से फाइनल कमेंट यश भारती जी। देखिए, मेरा बड़ा सीधा सा कहना है कि जो समाज मुख्य धारा से पिछड़ गया है उसको अवसर मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसा अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि महिला और पुरुष में बंटवारा नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष में लिंगात्मक तरीके से तो बंटवारा पहले से ही था, उसमें भी पिछड़ापन में डबल बंटवारा है। उन महिलाओं को जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, जिस समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया है, मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, जब उनके पुरुष नहीं आ पाए हैं उस मुख्य धारा में, तो महिलाएं कहां से आ जाएंगी? तो आप इसका मतलब है कि आप दोहरे मापदंड रखती हैं कि महिलाएं पिछड़ी रहे, वो समाज पिछड़ा रहे, कैसे आगे आ पाएगा? जिन घर में आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है, सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, आप कैसे उम्मीद करते को मुख्य धारा में आ जाएंगे? नाम दिया गया अभी लालू यादव जी के परिवार का, परिवारवाद का नाम लिया जा रहा है। अभी उमा भारती जी जो गरीब परिवार से आती है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरी पार्टी का आदमी कह दिया है साफ कि वो अब बीजेपी में नहीं है, वो संन्यास ले चुकी है, उनकी राय पर्सनल है। यश भारती जी, मैंने कहा था फाइनल कमेंट, अब इतना लंबा नहीं बोल पाएंगे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है मेरे पास। यश भारती जी, कपिल मदान, आपने गूगल सर्च कर लिया क्या? राय नहीं बनती, रुकिए यश भारती जी, जब तक आम राय नहीं बनती तब तक ये सब बेमानी है। ओके कपिल मदान, गूगल सर्च हो गया? जो पॉइंट उठाया था अपनी जैसी मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। सिलेंडर के दाम पर बात खत्म हुई थी। आप सिलेंडर के दाम पर डेटा भी मैं आपको भेज दूंगा। शायद इनके यहाँ अभी भी 400 का मिल रहा होगा, बीजेपी अलग से भेज रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो बात नहीं थी, उन्होंने बोला 12-13 में।
हाँ, तो आप देखिए ना नॉन सब्सिडाइज चार्ज कितना रहा है सिलेंडर। और मैं बता देता हूं आपको रेडी रेगुलर है 2012 सभी को रोकना होगा। सीधे लोकसभा चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष रिजर्वेशन बिल पर बोल रहे हैं, सीधे हम लोकसभा चलते हैं।